हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स की। ये पांचवी टेस्ट सीरीज है। 4 आपको मिल चुकी हैं। ये पांचवी सीरीज है करंट अफेयर्स की, और प्रत्येक सीरीज में आपको 25 क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस तरीके से एक सीरीज आपको डेली मिल रही है। तो अगर एक सीरीज ही आपको डेली मिलती है, यानी कि 25 क्वेश्चन प्लस उनका एक्सप्लेनेशन यानी सोल्यूशन, तो समझिए मतलब कि अच्छा खासा मैटर आपके पास पहुंच रहा है। और अगर आप महीने में देखें तो लगभग 750 क्वेश्चन आपके पास करंट अफेयर्स के पहुंच जाएंगे। जबकि जो हम आपको पीडीएफ सीरीज देते थे उसके माध्यम से इतना आपको हम उपलब्ध नहीं करा पाते थे। ठीक है, तो इसमें हम आपको क्वेश्चन भी दे रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी है, पूरा कंप्लीट सीरीज है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आ रही होगी। और यूपी सीरीज की आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए सीरीज चलाई जाए। तो बिल्कुल बस 2-4 दिन में जल्दी ही यूपी की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। साथ में जीएस की सीरीज भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी, जैसे कि ज्योग्राफी का है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का। इस तरीके से डेली कोई ना कोई आपको करंट की सीरीज तो मिलेगी ही। इसके अलावा आपको जीएस की और यूपी स्पेशल की भी ये सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। कुल मिलाकर के 5 दिसंबर को हमारा टारगेट है। जो आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है, ये हमारा टारगेट है कि तब तक आपको ढेर सारा करंट अफेयर्स उपलब्ध करा दें, यानी जो भी इम्पोर्टेंट हो। ढेर सारे का मतलब ये है कि मतलब उससे बाहर कहीं ना जाए। दूसरे जो जीएस के मेन टॉपिक हैं, मेन क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, हिंदी के टॉपिक हैं, यूपी स्पेशल है, ये सब बजट हो गया, ये सब आपको उपलब्ध कराना। बजट पर भी आपको हम पीपीटी के माध्यम से सारा यूपी का बजट और यूनियन का बजट ये सब पढ़ाएंगे। आपको पूरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बना करके आपको सभी दिए जाएंगे। ठीक है, साथ ही हम ये भी सोच रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको भी अब आपको हम हल करवाएं। जैसे कि 2017 का है, प्री मेंस का 16 का है, 14 का, 13 का, 10 का, इस तरीके से। तो वो भी उन पर काम चल रहा, वो टाइप हो रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम उसको व्याख्या सहित उपलब्ध कराएं। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आपको कहीं से मिल भी जाएगा, लेकिन उसकी व्याख्या आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि कोई पढ़ा भी नहीं रहा इस तरीके से। तो मैंने यही सोचा है कि आपको हम जो भी प्रीवियस ईयर्स के, चाहे वो जीएस के पेपर हों या फिर हिंदी के पेपर हों, तो उनको आपको हम व्याख्या सहित उपलब्ध कराएं। बाकी आप लोग जैसा कहेंगे, बस मेरा ये ऐसा मैं सोचना है। अगर आप लोग सहमत होंगे तो फिर निश्चित रूप से हम आपको प्रीवियस ईयर्स के आरओ और आरओ के जो जीएस के हिंदी के पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उनकी व्याख्या भी आपको पूरा कंप्लीट हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग की क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा सही रहेगा या फिर नहीं सही रहेगा, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, दूसरे जो नोट्स वगैरह है, आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीसीएस की सीरीज चल रही है, बहुत लोगों ने ज्वाइन की है। 24 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम है। तो अगर किसी को सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ये नंबर देखिए दिया गया है 6393350769। और नोट्स भी आप लोग जीएस के, हिंदी के, करंट अफेयर्स के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट ये है तो करंट के जो प्रॉपर हमारे नोट्स हैं जो वीकली मंथली दिए जाते हैं ग्रुप में, उनको भी आप ले सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके या फिर टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जिससे आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, हम लोग आज के करंट अफेयर्स की, और आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, G7 सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, G7 की बैठक जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में आयोजित हुई। दूसरा कथन है, सम्मेलन में गरीब देशों को एंटी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। तो बताइए कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। और इसका आंसर है उपर्युक्त दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में G7 की बैठक यूके के यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कार्नवाल में आयोजित हुई है। सम्मेलन में कई मुद्दों पर वार्ता के साथ गरीब देशों को एंटी कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। मतलब दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। G7 सम्मेलन का कौन सा देश सदस्य नहीं है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस? और आंसर आपका हो जाएगा चाइना। यानी G7
7 औद्योगिकृत लोकतंत्रों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसमें ये जो निम्नलिखित 7 देश बताए गए हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। ये सातों देश में शामिल है। चीन इसमें शामिल नहीं है। ध्यान ये देना है कि G7 में भारत भी शामिल नहीं है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ दिया जाता है और विकल्प में भारत भी होता है, तो आपको याद रखना है कि G7 समूह में इंडिया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। दूसरा, 10 गैर स्थायी सदस्य प्रत्येक वर्ष 1 साल के लिए चुने जाते हैं। तो ये यूएन जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र की, उसके बारे में 2 कथन दिए गए हैं। बताइए कौन सही होंगे, और आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। गैर स्थायी सदस्य के रूप में 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का 8वां कार्यकाल शुरू हुआ। इसमें 10 गैर स्थायी सदस्य 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। ये पूरी व्याख्या आपको बता दी गई है पूरे क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 8वें कार्यकाल हेतु चुना गया है। इसमें भारत ने 192 वैध वोटों में से कितने वोट हासिल किए थे? 184, 185, 186 या फिर 187? बताएं आंसर क्या होगा। आंसर आपका 184 वोट। यहाँ पर जो 192 वैध वोट पड़े तो भारत ने 184 वोट हासिल किए थे। देखिए इस टाइप का प्रश्न बड़े अजीब होते हैं और संख्या वाले हैं, और ये अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये प्रश्न बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय? तो बताइए क्या प्रश्न सही होगा, इसमें कौन सा आंसर होगा? और आंसर आपका हो जाएगा आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसका आंसर ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पर ये उसका मुख्यालय है, लोगो दिखाया जा रहा है आपको सामने। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल कितनी सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है? 0.08 नैनो सेकेंड, 2.8 नैनो सेकेंड, 1.08 नैनो सेकेंड या फिर 3.8 नैनो सेकेंड? और आंसर आपका हो जाएगा 2.8 नैनो सेकेंड। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन किया। इन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया है। साथ ही राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी इन्होंने रखी है। तो ये 2 नैनो सेकेंड याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। कोविशील्ड के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। पहला, यह भारत में मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन है। इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। तो बताइए कौन से इसमें कथन सही होंगे? और आंसर आपका हो जाएगा दोनों सही हैं। क्यों सही हैं? ये देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन सामने देख रहे हैं आप, बोतल में शीशी में रखी हुई है। कोविशील्ड कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई है, और इस वैक्सीन का निर्माण भारत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर? ये पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में है। और जिसको जो वहाँ पर जो अध्यक्ष, इससे जो ये इंस्टीट्यूट है उसके जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन पर हैं, वो आधार पूनावाला हैं। आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले आपने लॉकडाउन के दौरान देखा था कि कुछ विवाद हो गया था, तो आधार पूनावाला जो है विदेश चले गए थे। मतलब कुछ इसी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ विवाद हो गया था, तो मतलब थोड़ा सा
वो चले गए, अपने गुस्से में बाहर चले गए थे। तो अब तो खैर सब ठीक चल रहा है। तो ये जो कोविशील्ड है ना, इसको सबसे पहले भारत में मंजूरी दी गई थी और निर्माण भी इसका भारत में ही किया जा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में ये इंस्टीट्यूट है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और एशियाई बैंक के द्वारा किस नदी पर 120 मेगावाट के जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है? कोपिली नदी, करुणा नदी, अंकन नदी या फिर अभिमान नदी? और आंसर आपका हो जाएगा कोपिली नदी। ये जो कोपिली नदी है कहाँ पर? ये असम में स्थित है। यह परियोजना 2025 तक 469 गीगावाट आवर की स्वच्छ ऊर्जा से आपूर्ति करेगी और इसमें हर साल 3,60,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यानी बहुत ही अच्छी परियोजना है और ये जल विद्युत यहाँ पर बनेगा इस कोपिली नदी पर। तो जो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो हम लोग कोयला से या जो हीट से बिजली बनाते हैं, तो वो उसका उत्पादन हमको ज़्यादा नहीं करना होगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रही जुको घाटी किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? मणिपुर नागालैंड, असम मेघालय, असम सिक्किम या फिर त्रिपुरा मिजोरम? और आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर नागालैंड। यानी जो जुको घाटी है वो जो मणिपुर और नागालैंड है इसकी सीमा पर स्थित है। तो व्याख्या देख लेते हैं। मणिपुर नागालैंड सीमा पर स्थित जुको घाटी में एक विशाल जंगल की आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगल सबसे ज़्यादा आग की चपेट में हैं। मतलब ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, तो उसने सर्वे किया कि इन राज्यों में तो जंगलों में आग लग जाती है, यहाँ पर घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे कि जंगलों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को, जंतुओं को नुकसान होता है ना, उनके आवास छिन जाते हैं। कुछ मतलब गलती से वहाँ पर फंस गए तो वो जल भी जाते हैं, मृत्यु हो जाती है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10, गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? अर्जेंटीना, पेरू, चिली या फिर वेनेजुएला? बताइए कहां पर गर्भपात को वैध बना दिया गया है? और आंसर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की सीनेट में, सीनेट मतलब वहाँ की असेंबली, जो भी लोकसभा राज्यसभा जिसे कह लें, मतलब जैसे यहाँ पर इंडिया में लोकसभा है तो वहाँ पर सीनेट होती है। तो अर्जेंटीना की सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पास हो गया है। अब यहाँ 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति होगी। इसी के साथ अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात को कानूनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यानी कि ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया जिसने इस तरीके का कानून विधेयक पास करके और गर्भपात को वैध बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, आयुष घर द्वार अभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? महाराष्ट्र, असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश? और आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने घर से अलग थलग पड़े कोविड-19 रोगियों के लिए योग का अभ्यास करके उन्हें स्वस्थ रखने के लिए राज्यव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष घर द्वार शुरू किया गया है। ये किस सरकार ने? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 2020 के लिए 57वें कंसल्टेंसी फर्म अर्नस्ट एंड यंग रीन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर चौथा? आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। तो अर्नस्ट एंड यंग रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा जारी 57वें रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को, 2 अगस्त को,
3 मई को या फिर 5 अगस्त को। ये आपका है 20 मई को। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों की प्रणाली को मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस 2021 का विषय क्या था? स्वास्थ्य के लिए मापन है। तो मेट्रोलॉजी को क्या कहते हैं? माप विज्ञान दिवस। मेट्रोलॉजी क्या है? ये माप विज्ञान है। और इस वर्ष की जो थीम रही है वो है स्वास्थ्य के लिए मापन है। क्वेश्चन 14, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? पुणे, जयपुर, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। भारत का पहला ये कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, और इसकी स्थापना हुई है पुणे में। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं? शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड, रतनलाल या फिर के राव या फिर पारुल गुप्ता। और इसका आंसर हो जाएगा आपका शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड। ये उनका आप फोटो देख सकते हैं। विंस वर्ल्ड फूड प्राइज, ये पूरा लिखा हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मूल की शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड को 2021 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। 71 वर्षीय थिल्स्टेड त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्म के बाद डेनमार्क की नागरिक बन गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम बस कुछ याद रख लीजिए। देखिए 3 चीज़ है, शकुंतला हरक-सिंह थिल्स्टेड, कुछ भी याद रख लीजिएगा, आपको याद बना रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर्च्यून 2021 के विश्व के 50 महानतम नेताओं में भारत की ओर से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आधार पूनावाला, शहनवाज सिंह, सबरवाल सिंह या फिर प्रदीप सिंह। और आंसर आपका है आधार पूनावाला। अभी जिसकी चर्चा हो रही थी ना, देखिए वही है ये, आधार पूनावाला साहब हैं ये। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ये, इन्होंने पूरा जो है सीरम इंस्टीट्यूट देख रहे हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आधार पूनावाला को शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं और उन्हें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। प्रतिष्ठित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मोजिला या फिर ओपेरा। आप जब इंटरनेट खोलते तो एक जो है ई बन के सिंबल आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो वो किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? ये देखिए सिंबल आपको दिख रहा है, और ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च करने के 25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 से बंद करने का फैसला किया है। इस ब्राउज़र को 1995 में लॉन्च किया गया था। पहले इसी पर आप लोग जो है ये, जैसे अब आप क्रोम देखते हैं, मोजिला देखते हैं, फायरफॉक्स देखते हैं, तो पहले ये नहीं थे। सबसे पहले यही आया था, ये इस तरह का सिंबल था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, यानी जो हम लोग इंटरनेट ब्राउज करते थे इसी पर क्लिक करते थे और इंटरनेट खुल जाता था। लेकिन अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में लॉन्च किया था, अब ये 25 सालों बाद उसको बंद करने जा रहा है। तो जो भी रीजन रहा हो, फिलहाल ये बंद हो जाएगा। चर्चा में रहा है तो आप लोग जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो इंग्लिश में लिखा है ये पूरा पुस्तक का नाम है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। शिवशंकर मेनन, झुम्पा लाहिरी, अजीत डोभाल या फिर रस्किन बॉन्ड। और इसके लेखक हैं शिवशंकर मेनन। ये देखिए किताब का फ्रंट पेज है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जे नहीं है, ये वाला देख लीजिए, ये आपका जी है। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स आपका हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका जियोपॉलिटिक्स है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं
ये देखिए जियो पॉलिटिक्स लिखा हुआ है और ये शिवशंकर मेनन साहब ने इसको लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सबसे ऊपर है? लियोनेल मेसी, नेमार, कॉनर मैग्रेगी या फिर रोनाल्डो। देख लेते हैं कौन आगे है और आंसर है कॉनर मैग्रेगी। ये उनका फोटो लगा हुआ है और व्याख्या भी देख लेते हैं। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट और पूर्व अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप कोनोर मैकग्रेगी ने फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये एथलीट आप इनकी बॉडी देख सकते हैं, इतनी भयंकर टाइप की बॉडी है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है कमाई की है और नंबर 1 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो 2021 के स्थान पर 2022 में होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील, रूस, भारत या फिर चीन? यहाँ ब्राज़ील में जहाँ पर बड़ी की मात्रा होगी ध्यान दीजिएगा, गलती से छोटी की मात्रा लग गई है। आंसर आपका हो जाएगा भारत। तो अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2022 तक की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21। FY 2021 में भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? चीन, अमेरिका, सिंगापुर या फिर मॉरिशस? यानी कि FDI किस देश से सबसे ज़्यादा आई है? तो वो आपका हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने कुल निवेश के 29% के साथ लगातार तीसरे वर्ष FDI के सबसे बड़े स्रोत के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद अमेरिका 23% और मॉरिशस 9% का स्थान रहा, यानी अमेरिका दूसरा और मॉरिशस तीसरा रहा। यानी कि सिंगापुर ने जो कुल निवेश किया है वो उसका 29% भारत में निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले घरेलू पृथक रोगियों के लिए एक वर्चुअल होम केयर पहल यानी संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? ये बताना आपको कोविड की जो हल्के लक्षण हैं, जो मध्यम लक्षण है, तो उनसे कैसे केयर की जाए, ये संजीवनी परियोजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? किसने शुरुआत की है इसकी? और ये आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। ये कोविड-19 से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। उस भारतीय वायुसेना महिला अधिकारी का नाम बताइए जो भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। पद्मावती बंदोपाध्याय, मिताली मधुमिता, आश्रिता बी ओलेटी या फिर सोफिया कुरैशी? और आंसर आपका हो जाएगा आश्रिता बी ओलेटी। आप इनका फोटो देख सकती हैं। और ये महिला अधिकारी आश्रिता बी ने देश में पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनने के लिए वायुसेना टेस्ट पायलट स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो ये इनका फोटो आप एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए। ये इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं क्योंकि जहाँ पर महिलाओं को आगे बढ़ने की बात होती है, ऐसी कोई महिला जिसने कोई काम पहली बार किया हो, कुछ बड़ा काम किया हो और वो लेडीज या फीमेल है, तो वो अक्सर वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 24। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड जीता है। अमर्त्य कुमार सेन, अरविंद सुब्रमण्यम, अभिजीत बनर्जी या फिर रघुराम राजन? आंसर आपका हो जाएगा अमर्त्य कुमार सेन साहब। या फोटो देख सकते हैं, अगर आपने उनको अमर्त्य साहब को ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को 26 मई 2021 को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 2021 का प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड किसको मिला है? अमर्त्य सेन साहब को मिला है। किसने दिया है? स्पेन के द्वारा इसको दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई
प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? लक्ष्य, युवा, उन्नति या फिर गुरु? दोस्तों आंसर इसका आपको देना है और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर मेंशन करना है। कितने लोगों ने लास्ट क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, कितने लोगों का सही आंसर है, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर किसी का गलत हो गया तब भी बताइए, यानी कि कमेंट जरूर करिए। और ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में भी आप अगर बताते रहेंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इसी सीरीज को चलाया जाना चाहिए। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी जो ऊपर का बॉर्डर है वो एक दो सीरीज के बाद बिल्कुल मैंने पतला करवा दिया है, तो आपको स्क्रीन भी चौड़ी दिखाई देगी। वो चाहे जीएस का मैटर हो या फिर सीरीज हो, सब में ऐसा ही होगा। और साथ में यूपी स्पेशल की जीएस की सीरीज जल्दी आने वाली है। बाकी आप लोग जो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आप लोग किस तरीके की और किस पर्पज़ की आंसर शीट या ये जो टेस्ट सीरीज वो चाहते हैं। लेकिन मेरा तो मकसद यही कि चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, हाई कोर्ट आरओ हो, एपीएस हो, लोअर पीसीएस का मेंस हो, सभी के लिए जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, ये तो सभी में आना ही आना है। ठीक है, तो हम पूरा एकदम कंबाइंड सीरीज लेके चल रहे हैं ताकि सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हो। आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर युवा है। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा प्रधानमंत्री योजना युवा लेखकों को सलाह देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। युवा आगामी और बहुमुखी लेखकों के लिए खड़ा है, यानी कि ये जो है योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है युवा लेखकों को सलाह देने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को सीरीज देखने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और सीरीज को देखते रहेंगे, अपने दोस्तों मित्रों को भी जोड़ेंगे। चलिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।